मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर रिया मैम और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बैक बेंचर सीरीज के लेक्चर बायोलॉजी का लेक्चर 5। तो अगर हम लोग बात करें, हम लोग ने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दी थी। प्लांट फिजियोलॉजी के 2 चैप्टर हो चुके हैं, ये तीसरा चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का। भाई 12 से 14 मार्क्स का आता है हमारे बोर्ड्स में, तो आप समझ सकते हो कितने ज्यादा वेटेज रख रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है और हम लोगों को ये चैप्टर बहुत आसानी से पढ़ना है। भाई स्टार्टिंग से लेंगे, एकदम बेसिक से लेंगे और एकदम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस हम लोग जानते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट्स करते हैं हमारे, क्या खाना बनाते हैं अपने आप, है ना, विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में हमारे प्लांट्स क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर हम लोग बात करें कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, अब बात ही कर लेते हैं पहले फोटोसिंथेसिस का। फोटो मीन्स होता है क्या? लाइट। फोटो मीन्स होता है लाइट। सिंथेसिस मीन्स होता है टू प्रोड्यूस। सिंथेसिस मीन्स होता है टू प्रोड्यूस। तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाएंगे। प्लांट्स क्या करेंगे? लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाएंगे। अच्छा, हम लोग ने ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के पढ़े थे, एक ऑटोट्रॉफ्स, एक हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाए, और हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें मम्मी की, तो मम्मी की बात करते हैं। हमारी जो मम्मी है वो खाना खुद बनाती है, क्या वो ऑटोट्रॉफ है? नहीं, वो हेट्रोट्रॉफ है, क्योंकि उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से आता है? वो प्लांट से ही आता है ना, वो प्लांट से लाती है, तो इसीलिए वो क्या है? वो हेट्रोट्रॉफ है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्लांट पे सिर्फ खाने के लिए डिपेंडेंट नहीं है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट हमारे और क्या प्रोड्यूस करते हैं? खाने के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। हम लोगों को उसकी भी बहुत नीड है। तो आज हम लोग जानेंगे कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कैसे हो रही है, खाना कैसे बन रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है। और इस चैप्टर को मेनली मैंने 4-5 पार्टों में डिवाइड किया है। पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है, देन उसकी मैकेनिज्म कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग से तो होगा भाई, CO2 जो अंदर आ रही है वो कैसे आ रही है, O2 जो बाहर जा रही है वो कैसे जा रही है, सनलाइट कैसे ट्रैप हो रही है, ये देन क्या अडेप्टेशन है हमारे क्या बोलते हैं प्लांट में जो वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, और फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं हमारे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस के। और जो हमारी मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस की वो 2 पार्ट्स में होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कैसे हो रही है, डार्क रिएक्शन कैसे हो रही है, सब कुछ आज हम लोग को पढ़ना है। तो अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करें, जैसे कि बताया मैंने कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप, है ना। तो हम लोग कुछ ना कुछ बना रहे हैं in the presence of light. Photosynthesis literally means synthesis with the help of light. Light की हेल्प से हम लोग क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं। हम लोग नहीं बना रहे, वैसे प्लांट्स हमारे खाना बना रहे हैं। तो प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफ्स है। अब it is the single most important mechanism of energy input in the living world. Photosynthesis refers to the vital process by which green plants synthesize ऑर्गेनिक मैटर। तो इनऑर्गेनिक मैटर से वो क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें तो फोटोसिंथेसिस से सिर्फ हम लोगों को फूड नहीं मिलता, फोटोसिंथेसिस से हम लोग को और क्या मिलता है? ऑक्सीजन भी मिलती है। तो फोटोसिंथेसिस नॉट ओनली प्रोवाइड्स फूड फॉर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स बट ऑल्सो गिव्स फ्री ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। भाई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ना प्लांट्स में, तो हमारे प्लांट्स मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, ऑक्सीजन का कंटेंट लो होता जाएगा। देन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्यों बोलते हैं? ऑटो मीन्स ओन, ट्रॉफ्स मीन्स खाना, अपना खाना जो खुद बनाए, उनको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। मोस्ट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर। किससे? इनऑर्गेनिक मैटर से, सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं। भाई ग्लूकोज बना दे रहे हैं, स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर कर दे रहे हैं। कैसे? प्लांट्स आर देयरफॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब सेल्फ, ओन
और ट्रॉफ्स मतलब फूड, तो जो अपना खाना खुद बनाए उनको बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स, ठीक। दे मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। फिर एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब तुम कहोगे मैम लायन तो वो नहीं खाता प्लांट्स, तो वो कैसे? भाई लायन किसी ना किसी जानवर को खा रहा है, वो जानवर तो डिपेंडेंट होगा प्लांट्स पे, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो क्या है? डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, इसीलिए उन लोग को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफ्स। तो जो हमारा ऑटोट्रॉफ है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फोटो ऑटोट्रॉफ्स, एक कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ्स मतलब लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना, कीमो ऑटोट्रॉफ्स मतलब लाइट होते हैं पर केमिकल्स चाहिए भाई, खाना बनाने के केमिकल रिएक्शंस हो रही है खाना बनाने के लिए। चलो फोटोट्रॉफ्स की बात करते हैं। तो हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करते हैं। ग्रीन प्लांट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, अच्छा ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट विच प्रोवाइड कलर टू द प्लांट। ये तो हम लोग ने बचपन से पढ़ा है, जो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, है ना। which can make their own food by photosynthesis are called photoautotrophs। तो उनको क्या बोलेंगे? फोटोऑटोट्रॉफ्स, जो लाइट की प्रेजेंस पे अपना खाना खुद बना रहे हैं। ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर फोटोऑटोट्रॉफ्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स वो क्या है? फोटोऑटोट्रॉफ्स है। देन आए कीमोऑटोट्रॉफ्स। कीमोऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है भाई? इनको चाहिए क्या? इनके अंदर हो रही होंगी केमिकल रिएक्शंस, उन केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या बनेंगे इनको, और वो क्या बोलते हैं, हमारा जो फूड बनेगा वो एनर्जी यूज करके बनेगा। चलो, द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस फूड बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस नॉट फ्रॉम सनलाइट। ये लिख लो कि उनको सनलाइट नहीं चाहिए, उनको एनर्जी कहां से चाहिए? वो जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनसे एनर्जी चाहिए। आर कॉल्ड कीमोऑटोट्रॉफ्स। उनको क्या बोलेंगे? कीमोऑटोट्रॉफ्स। कीमोऑटोट्रॉफ्स क्या हो गए? हमारे एग्जांपल्स की बात करें, आर्कीबैक्टीरियाज हो गए, साइनोबैक्टीरियाज हो गए, ये हो गए हमारे कीमोऑटोट्रॉफ, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो प्लांट है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट खाना बनाएगा। क्या क्या चाहिए उसको? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। क्या क्या चाहिए उसको? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। देखो, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको वाटर चाहिए और उसको क्या चाहिए? सनलाइट। एक और चीज चाहिए, दैट इज क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगी तो वो जो सनलाइट है वो ट्रैप नहीं हो पाएगी, ठीक है। Photosynthesis is the process by which green plant in the presence of sunlight and chlorophyll prepare food in the form of glucose, starch using carbon dioxide and water। तो देखो भाई, इसके दो फॉर्म है, इस रिएक्शन के दो फॉर्म्स होते हैं। एक तो यहाँ लिख दिया है, एक बाद वाली स्लाइड में लिखा है, तो दोनों फॉर्म्स करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। देखो इसमें क्या बोल रहा है? 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6, that is glucose, और हमारा क्या रिलीज कर रहा है? 6 ऑक्सीजन, 6O2, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ये क्या हो गई? रिएक्शन हो गई, ठीक है। एक और रिएक्शन होती है, वो बाद में एक और बार बताऊंगी। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल क्या चाहिए? अभी बात की, रॉ मटेरियल क्या चाहिए? हमें सनलाइट चाहिए, हमें क्लोरोफिल चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल में चाहिए। अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड फॉर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वाटर नहीं होगा तो हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और सोलर एनर्जी दैट इज सनलाइट, सनलाइट नहीं होगी तो भी हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और क्लोरोप्लास्ट, अच्छा क्लोरोप्लास्ट याद है आपको? सेल का स्ट्रक्चर याद है? सेल के मतलब हमारे प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, उसमें एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट होता है ना। इस क्लोरोप्लास्ट में होते हैं हमारे कौन? क्लोरोफिल, जो क्या करते हैं? पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट को, ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करने वाले। ये प्लास्टिड्स हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड्स हैं जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करेंगे। चलो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ग्रीन प्लांट्स टेक CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग डे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। भाई डे टाइम में, अभी इससे पहले पिछले वाले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा है कि कैसे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन में वाटर कैसे निकाल रहे हैं, अभी भी पढ़ेंगे, चिंता ना करो।
ठीक है। तो एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और उसको क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में बना रहे हैं। स्टोमेटा ओपन टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोजेस व्हेन CO2 इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट स्पेशली एट नाइट। नाइट पे बंद हो जाएगा क्योंकि अब नाइट पे तो जरूरत है नहीं। अब सुबह के टाइम खुलेगा भाई, जब जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत आएगी तब वो स्टोमेटा ओपन होगा और जब नहीं आएगी तो वो क्लोज हो जाएगा। वाटर कहां से आ रहा है भाई, सॉइल से आ रहा है। वाटर गेट्स, प्लांट गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। भाई चैप्टर है पूरा एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, पूरा पढ़ा है कि कैसे एब्जॉर्ब करती है, जाके देख लेना। ठीक है। अब H2O is also required for the formation of glucose during photosynthesis। अब ये ना मानो कि सिर्फ CO2 चाहिए, भाई वाटर भी चाहिए। अगर वाटर नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, CO2 मतलब हमारा जो ग्लूकोज है वो बनेगा नहीं सिर्फ CO2 से। देन सोलर एनर्जी, तो द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो ट्रैप कर लेगा सनलाइट को। और यही सनलाइट क्या किस लिए रिक्वायर्ड है, वाटर को तोड़ने के लिए, वाटर को तोड़ने के लिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर करने के लिए, है ना। क्लोरोप्लास्ट, दीज आर ग्रीन प्लास्टिड्स found in green parts of the plant such as leaves and soft stem। कहाँ मिलेगी, लीव्स में मिलेगी, सॉफ्ट स्टेम में मिलेगी, और क्या है, ग्रीन प्लास्टिड्स है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर 9th क्लास में भी पढ़ा है, हम लोग को अभी भी पढ़ना है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर हम लोग को समझ में नहीं आने वाला है फोटोसिंथेसिस हो कैसे रहा है। तो अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करें, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो तुम लोग को दिख रही होगी, 2 मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, एक होगी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। उनके बीच में क्या, फ्लूइड फील्ड है। ठीक है। फिर क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स है उसके अंदर। स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा क्या है, फ्लूइड है जो उसके अंदर फिल्ड होता है, कलरलेस, FLU, गलत हो गई स्पेलिंग गलती से, FLUID, फ्लूइड है जो उसके अंदर फिल्ड होता है। जो स्टार्च के ग्रेन बन रहे हैं वो है, लिपिड के ग्लोब्यूल्स हैं, ग्रैनम है, देखो ग्रैनम है, ग्रैना भी बोलते हैं इसको, तो क्या बोलते हैं, ग्रैना भी बोलते हैं। स्ट्रोमा लेमिने है, थैलेकॉइड्स है। तो ये सारी चीजें हैं, अभी सारी चीजों के फंक्शन पढ़ने हैं। देखो क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहले जान लो कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ठीक है। जिसको बोल रहे हैं क्लोरोफिल। अब ईच क्लोरोप्लास्ट हैज 3 मेन पार्ट्स। अब तीनों मेन पार्ट्स पढ़ने भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अ डबल मेम्ब्रेन विच इज प्रोटेनियस इन नेचर एंड सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब कुछ मटेरियल अंदर आएंगे, कुछ बाहर जाएंगे, सारे अंदर सारे बाहर नहीं, और प्रोटीन से बनी हुई है। ठीक है। स्ट्रोमा विच इज कलरलेस and filled in the chloroplast, it is the site for dark phase of photosynthesis। तो मैंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। और ये क्या है, ये जो फ्लूइड है उसको, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम लोग ने क्या बोला है, स्ट्रोमा। देन आता है थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड्स आर फ्लैटेंड sac-like structure, they are found in the chloroplast like the piles of coins called grana। तो देखो ये एक थैलेकॉइड हो गया, ये एक थैलेकॉइड हो गया, ये एक थैलेकॉइड हो गया, ये एक और इस पूरे पाइल को क्या बोल दोगे, ग्रेना। इस पूरे पाइल को बोल दोगे ग्रेना। तो ये हो गया हमारा थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर। अब नंबर ऑफ ग्रेनास इन अ क्लोरोप्लास्ट आर कनेक्टेड बाय लैमिने। देखो तुमको स्ट्रोमा लैमिने दिख रहा है ना। तो अब ये क्या करेगा, ये 2 थैलेकॉइड्स को कनेक्ट करेगा, जितने भी थैलेकॉइड्स हैं सबको कनेक्ट करने का काम किसका, लेमिने का। फिर हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल की। भाई अभी क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है, कैसे, तो क्लोरोफिल इज फाउंड इन द वॉल ऑफ थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड, ये जो हमारे थैलेकॉइड्स है इनकी वॉल में मिल रहा है। चलो बनाते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, डबल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है। ये एक थैलेकॉइड हो गया, ये 2, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ग्रैनम, ग्रैना। ठीक है।
ये स्ट्रोमा लैमिनाe से कनेक्टेड है, और भी हो सकती है, और भी बना लेना। ये हो गया थैलेकॉइड, एक हो गया, देखो एक मिनट रुक जाओ, बाहर ना लिखे कि फिर प्रॉब्लम आएगी। थैलेकॉइड, थैलेकॉइड्स, ठीक है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया ग्रैना, ग्रैना, और ये हो गया लैमिनाe, ठीक। यहाँ पे जो फ्लूइड फील्ड है, ये फ्लूइड हो गया स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, और ये जो हो गई ये लेयर्स हो गई, मेम्ब्रेन हो गई, और क्या यहाँ पे भी फ्लूइड फील्ड है, फ्लूइड है, फ्लूइड है, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका स्ट्रक्चर, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। भाई आता है, बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाओ, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, आराम से बना लोगे, ठीक है। अब क्लोरोफिल कहाँ मिल रहा है, ये जो थैलेकॉइड्स है इनकी मेम्ब्रेन पे क्या मिल रहा है, क्लोरोफिल मिल रहा है, ठीक है। इट इज highly complex organic compound. It is made up of carbon, oxygen, nitrogen, hydrogen and magnesium. किससे, कार्बन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, नाइट्रोजन से बना है, हाइड्रोजन से बना है और मैग्नीशियम से बना है। तो तीन चीज़ों से, चार पांच चीज़ों से मिलकर बना है, दैट इज कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, ये पांच चीज़ों से मिलकर बना है। There are 5 types of chlorophyll molecules, out of which commonly occurring and most abundant are chlorophyll A and chlorophyll B. भाई 5 टाइप के होते हैं, 2 बहुत abundant मिलते हैं, that is A and B, ठीक। अब क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की सोलर एनर्जी कलेक्ट करेगी, ट्रैप करेगी, सारी सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं करेगी, ठीक। Light is believed to be stream of tiny particles called as photons, photons जो हमारी लाइट को बनाते हैं। When a chlorophyll molecules absorb a photon of light, it get excited and thus initiate the process of photosynthesis. अब जैसे ही हमारा जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो ट्रैप करेगा लाइट को, वो क्या करेगी, वो एक्टिवेट हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब स्टोमेटल पहले ओपनिंग पढ़ लेते हैं भाई, स्टोमेटा ओपन क्लोज कैसे होता है। तो ये देखा है गार्ड सेल्स, इसमें कलर और कोई लेते हैं, देखिए समथिंग लाइक दिस। चलो, ये है हमारे स्टोमेटा, ये है हमारे गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स है, ये स्टोमेटल पोर है, ये क्लोज्ड स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है, ठीक है। अब मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू लेट and CO2 from the atmosphere for the photosynthesis. मेन काम क्या है, तो भाई एटमॉस्फेयर में CO2 है, उसको लेना, काम किसका है, फोटोसिंथेसिस है, वो स्टोमेटा का है। इन डार्कनेस स्टोमेटा टेंड्स टू क्लोज देयर ओपनिंग सो दैट वाटर लॉस इज मिनिमाइज्ड फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। रात के समय स्टोमेटा क्लोज होते हैं जिससे कि क्या ना हो सके, ट्रांसपिरेशन ना हो सके। अगर ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर इन लाइट दे रीओपन टू अलाउ CO2 डिफ्यूज इन। तो अब जब फिर वापस सुबह होती है तो ये फिर से ओपन हो जाते हैं जिससे कि क्या हो, CO2 वापस से अंदर आए। ट्रांसपिरेशन अकर साइड बाय साइड विद द फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन भी होता रहता है, पैरेलल होता है, साइमल्टेनियसली होता है, जैसे हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है वैसे ही हमारा ट्रांसपिरेशन होगा। अब रोल ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग लेटिंग इन CO2। Each stomata is bordered by 2 guard cells। अभी बनाए थे हमने बहुत प्यारे 2 गार्ड सेल्स, ये गए 2 गार्ड सेल्स, ठीक है, ये 2 गार्ड सेल्स हो गए। तो इन 2 गार्ड सेल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये 2 गार्ड सेल ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। दे हैव अ थिक लेयर वॉल फेसिंग द ओपनिंग एंड द थिन आउटर वॉल ऑफ द अपोजिट साइड। तो एक थिक इनर वॉल है और एक थिन आउटर वॉल है, ठीक। इट इज द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल दैट ओपन द स्टोमेटा यूजुअली डिपेंड्स अपॉन। तो ओपनिंग किस पे डिपेंड है, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। अगर गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे तो वो ओपन हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे तो वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। देयर आर 2 थ्योरीज अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा।
दो थ्योरी पढ़नी है भाई, एक शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी है, एक पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी है। एक कौन सी है? शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, एक है पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। तो दो थ्योरी है, दोनों पढ़नी है, आराम से पढ़नी है। पहले अब हम लोग बात करते हैं शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी से। शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है जो गार्ड सेल्स में प्रेजेंट है वो क्या करेगा? स्टार्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को। किसको स्टार्ट करेगा? फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करेगा। और जब शुगर बनना स्टार्ट होगी तो वो क्या करेगी? वो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर देगी गार्ड सेल्स में। वो क्या कर देगी? वो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर देगी गार्ड सेल्स में। ठीक, तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से एंडोस्मोसिस के थ्रू गार्ड सेल्स में पानी आने लगेगा अगल बगल वाली सेल से। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो गार्ड सेल है वो टर्जिड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा। और उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? स्टोमेटल ओपनिंग खुल जाएगी। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द गार्ड सेल स्टार्ट्स फोटोसिंथेसिस। गार्ड सेल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देंगे। अब गार्ड सेल्स ने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया है तो उसमें क्या बनेगा? शुगर बनेगा। वो शुगर क्या करेगा? गार्ड सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा और उस ऑस्मोटिक प्रेशर के बदौलत हमारे अगल बगल के जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे? गार्ड सेल्स में पानी भेजेंगे। अब गार्ड सेल्स हो गया टर्गर, पानी की वजह से वो क्या हो गया? टर्जिड हो गया। वो टर्जिडिटी की वजह से वो क्या हो जाएगा? हमारे स्टोमेटा को ओपन कर देगा। एज अ रिजल्ट वाटर एंटर्स द गार्ड सेल्स फ्रॉम द एडजॉइनिंग सेल्स ड्यू टू एंडोस्मोसिस। किसके थ्रू? एंडोस्मोसिस के थ्रू। हेंस द गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड एंड बल्ज्ड आउटवर्ड। तो आउटवर्ड की तरफ बल्ज हो जाएंगे। देन वाइडनिंग द स्टोमेटल ओपनिंग लाइंग बिटवीन देम। तो जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी? वाइड हो जाएगी, वो खुल जाएगी। ठीक है। इफ फॉर एनी रीजन द वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ इज फॉलिंग शॉर्ट, अगर किसी रीजन से वाटर कंटेंट क्या हो रहा है लीफ का? कम, तो जो वाटर है गार्ड सेल से वो वापस बाहर निकलने लग जाएगा। द वाटर इज ड्रॉन आउट ऑफ द गार्ड सेल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। किसके थ्रू? एक्सोस्मोसिस के थ्रू वापस निकल आएगा और वो गार्ड सेल्स को क्या बना देगा? फ्लैसिड बना देगा। तो वो वापस से बंद हो जाएंगे। फ्लैसिड हो गए तो वापस से बंद हो जाएंगे। दिस इज रिजल्ट इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो हमारा स्टोमेटा है वो क्लोज हो रहा है। ठीक है। अब ये तो हो गई शुगर वाली। क्या हुआ दोबारा बताते हैं कि गार्ड सेल्स जो थे उन्होंने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया। उसकी वजह से गार्ड सेल्स में हुआ शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा, जिसकी वजह से गार्ड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हुआ। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से गार्ड सेल्स के अराउंड जितने भी सेल्स थे उन्होंने पानी भेजा गार्ड सेल्स में। क्यों? क्योंकि एंडोस्मोसिस होने लग गया। एंडोस्मोसिस की वजह से पानी आया। अब पानी की वजह से गार्ड सेल्स हो गए टर्जिड। अब जैसे ही वो टर्जिड हुए वो फॉल अपार्ट हो गए, वो दूर एक दूसरे से दूर हो गए और जो हमारी स्टोमेटल ओपनिंग थी वो खुल गई। ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब लीफ में पानी कम हुआ तो गार्ड सेल से पानी कहां जाने लगा? लीफ में। गार्ड सेल से वापस पानी कहां जाने लगा? लीफ में। और गार्ड सेल होगा फ्लैसिड, वापस से वो बंद हो जाएंगे। ये हो गई हमारी शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। अब K+ आयन कंसंट्रेशन थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो इसमें भी क्या होगा? ओपनिंग और क्लोजिंग होगा। किसकी वजह से? ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम आयन की वजह से। ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट अंदर आएगा पोटेशियम आयन तो क्या होगा? हमारा ओपनिंग होगी और बाहर जाएगा तो क्या होगा? क्लोजिंग होगी। During daytime, the chloroplast in the guard cell perform photosynthesis, which leads to the production of ATP. अब भाई फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या हो रहा है? गार्ड सेल्स में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसकी वजह से एटीपी जनरेट हो रहा है। अब ये एटीपी यूज होगी जिससे कि एक्टिवली पंप हो पाए हमारे पोटेशियम आयन इन फ्रॉम द एडजेसेंट सेल इनटू द गार्ड सेल। तो अगल बगल के सेल्स से जो पोटेशियम आयन है वो एक्टिवली पंप्ड अप होंगे कहाँ पे? गार्ड सेल्स में। तो ये गार्ड सेल्स था, ये गार्ड सेल्स थे। ठीक। अब पहले तो क्या हुआ? इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ तो इसमें एटीपी जनरेशन हुआ। एटीपी जनरेशन हुआ। अब ये एटीपी यूज हो रही है एडजेसेंट सेल जो हैं उनके द्वारा। वो क्या करेंगे? इसमें K+ डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे? K+। अब K+ आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? टर्जिडिटी बढ़ेगी, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। अब टर्गर प्रेशर की वजह से जो एडजेसेंट सेल्स हैं वो क्या भेजेंगे? वाटर भेजेंगे। अब increase K+ concentration in the guard cells increases turgor pressure. This results in the opening of stomata.
अब इसकी वजह से क्या होगा, स्टोमेटा हमारा ओपन हो गया, और नाइट में क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा कि जो हमारे K+ आयंस हैं वो वापस से कहाँ चले जाएंगे, हमारे एडजेसेंट सेल्स में, और हमारा जो स्टोमेटा है वो टर्जिड से फ्लैसिड हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा। तो ये हो गई क्या, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा शुगर कंसंट्रेशन में क्या हुआ था, जो गार्ड सेल्स थे उन्होंने फोटोसिंथेसिस करा, शुगर बनाए, शुगर की वजह से क्या हुआ कि उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हुआ, उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो एडजेसेंट सेल्स थे उनसे क्या आया, पानी आया गार्ड सेल्स के अंदर, और गार्ड सेल्स में क्या हुआ, टर्जिडिटी हुई, उसकी वजह से वो ओपन हो गया। फिर जब किसी भी कारण क्या हुआ, पानी लीफ में कम हुआ, तो लीफ से पानी कहाँ गया, मतलब हमारे गार्ड सेल से पानी कहाँ गया, लीफ के एडजेसेंट सेल्स में, गार्ड सेल्स के एडजेसेंट सेल्स में, और वो क्या हो गया, फ्लैसिड हो गया और वो बंद हो गया। ऐसे ही K+ वाला है कि जब हमारा गार्ड सेल्स क्या कर रहा है, वो बना रहा है, एनर्जी बना रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उस एनर्जी को हम लोग ने यूज करा है, मतलब गार्ड सेल्स ने यूज करा है K+ को अंदर लाने के लिए, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। K+ अंदर है, उसकी वजह से वो टर्गर प्रेशर जनरेट हुआ, टर्गर प्रेशर की वजह से वो ओपन हुआ। देन ड्यूरिंग नाइट टर्गर प्रेशर कम होने, मतलब वो क्या होगा, K+ वापस चले जाएंगे और टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो फ्लैसिड हो जाएगा और वो बंद हो जाएंगे गार्ड सेल्स। ठीक है, चलो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं भाई, बहुत ही इजी है। 2 रिएक्शंस होंगे, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, पहले लाइट होगी फिर डार्क होगी, डार्क कैसे होगी, लाइट कैसे होगी, सब पढ़ना है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो ओवरऑल रिएक्शन है वो हम लोग ने रिप्रेजेंट करी है, मैंने बोला था कि 2 रिएक्शंस लिखवाई हैं। देखो, एक ये रिएक्शन हो गई, एक पिछली वाली हो गई जिसमें 6H2O था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6H2O बाहर निकल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों रिएक्शन सही है, कोई भी लिख दोगे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब हमारा ऑक्सीजन किसी में ऐड हो रहा है, रिडक्शन मतलब हमारा हाइड्रोजन किसी में ऐड हो रहा है ना। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्प्लिकेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस रिजल्टिंग इन द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। वाटर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब उसमें ओ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, H+ ऐड हो रहा है टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक स्टार्च। अब हम लोग जानते हैं कि बनेगा तो ग्लूकोज, पर स्टोर कैसे होगा, स्टार्च के फॉर्म में बनेगा ग्लूकोज, पर स्टोर कैसे होगा, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फोटोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच कैन बी स्प्लिटेड इनटू 2 फेजेस। 2 फेजेस में स्प्लिट हुई है, पहली इज हमारी लाइट फेज, दूसरी इज हमारी डार्क फेज। एक हो गई लाइट रिएक्शन और एक हो गई डार्क रिएक्शन। तो अगर हम लोग लाइट रिएक्शन की बात करें तो जैसे नाम बताया है भाई, ये कहाँ होगी, जब लाइट होगी, है ना, जब हमारा प्लांट के कहाँ पे होगा, सनलाइट में होगा। अब मैंने इस प्लांट को सनलाइट से हटा के कहीं और रख दिया, छोटा सा प्लांट था, उसको हटा के कहीं और रख दिया, डे टाइम में ही, नाइट टाइम में नहीं। डार्क रिएक्शन हमेशा डे टाइम में होगी, नाइट टाइम में नहीं होगी। ठीक, द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बताया सिर्फ प्रेजेंस ऑफ लाइट में होगी। कहाँ पे, ग्रेना में। अब देखो, लाइट रिएक्शन हो रही है ग्रेना में, लाइट रिएक्शन हो रही है ग्रेना में, स्ट्रोमा में हो रही है डार्क रिएक्शन। ठीक है, ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, हेंस द नेम लाइट रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, या तो लाइट रिएक्शन बोलेंगे या तो इनको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक, अब इसको हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि एक हिल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर करा था। इसको हिल्स रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिल साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिस्कवर करा था। लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन हुई क्लोरोफिल में लाइट एनर्जी की। फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, लाइट एनर्जी से वाटर क्या हुआ, टूटा। ब्रेक, फोटो मतलब होता है लाइट, लिसिस मतलब होता है टूटना, तो वाटर टूटा किसकी वजह से, लाइट की वजह से। देन रिडक्शन ऑफ NADP, NADP का रिएक्शन रिडक्शन हुआ, मतलब NADP में क्या ऐड हुआ, H ऐड हुआ। देन फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन हुए। 4 प्रोसेसेस हैं। एब्जॉर्प्शन हुआ सनलाइट का क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। देन फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, फिर हमारा रिडक्शन हुआ NADP का, और लास्ट हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ। देन हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा जो फोटॉन्स आ रहे हैं लाइट के, और वो एक्साइटेड स्टेट या एक्टिवेटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक, जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट से, मतलब नॉर्मल लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे गया, एक्साइटेड स्टेट पे गया है, किसमें, जब उसने फोटॉन्स को क्या किया, एब्जॉर्ब किया है। तो उसमें तो फोटॉन है, फोटॉन क्या है वैसे, स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइट एनर्जी की, स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइट एनर्जी की। ठीक, क्या किया कि क्लोरोफिल जो था उसने फोटॉन को एब्जॉर्ब किया और वो कहाँ चला गया, एक्साइटेड या हमारे एक्टिवेटेड स्टेट में। जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इन ग्राउंड स्टेट मूव्स टू द एक्साइटेड स्टेट, मतलब हाई लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चला गया ऑन एब्जॉर्बिंग अ फोटॉन, एक फोटॉन को एब्जॉर्ब करने पे। ठीक, फोटॉन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइट एनर्जी की और स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक, देन अब दूसरा प्रोसेस है, दूसरा स्टेप आएगा, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब ब्रेकिंग अप। तो हम क्या करेंगे, लाइट से हम वाटर को तोड़ेंगे, तो वाटर टूटेगा किसमें, H+ और OH- आयन में। द लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, अब जो क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी है वो कहाँ यूज होगी, स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने में, किसमें, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, H+ एंड OH- में। तो देखो ये है हमारा वाटर, वाटर को तोड़ा, 4H+ 4OH- बनाया, देन OH- को जुड़ के भी वो वाटर ही बनेगा। ठीक, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। तो इस रिएक्शन से हम लोग को क्या मिला, ये दो रिएक्शन से इनको एडअप किया, तो हमें मिला कि जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन H+ आयंस रिलीज हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। क्या क्या रिलीज हो रहा है, H+ आयन, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन। तो दोनों का एक रिएक्शन को ऐड करा, तो ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, और ये जो ऑक्सीजन बनी है वो कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक, अब रिडक्शन ऑफ NADPH, हमारा NADP किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जो हाइड्रोजन आयन है वो रिलीज, जो फोटोलिसिस के द्वारा रिलीज हुआ है, वो पिक्ड अप होगा बाय NADP। NADP क्या है, निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, इसमें ये लेगा, अब H+ को लेगा और क्या बना देगा, हमारा रिड्यूस्ड NADPH बना देगा। क्या बना देगा, NADPH बना देगा। ठीक, देखो NADP ने इलेक्ट्रॉन्स लिए और हाइड्रोजन आयन लिया, तो क्या बनाया, NADPH रिड्यूस्ड फॉर्म में बना दिया। ठीक, अब हमारा आया कौन सा प्रोसेस, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फ्रॉम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई से ट्राई बनाना है, इसमें क्या होगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन में होगा कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनाना है। किसको यूज करके, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करके और लाइट एनर्जी को यूज करके। इसी प्रोसेस को क्या बोलोगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और हमारा जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसको ऐड करके ATP बनाया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विद इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी को यूज किया है। अब द ऑक्सीजन NADPH ATP आर प्रोड्यूस इन द लाइट रिएक्शन। क्या क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, NADPH मिला और ATP मिला। अब ये देखो, ये दोनों चीज ये डार्क रिएक्शन में काम आएंगी। NADPH और ATP, NADPH और ATP कहाँ काम आएंगी, डार्क रिएक्शन। ठीक, while oxygen is released in the atmosphere, what ATP and NADPH act as a assimilatory power to provide energy for dark reaction। अब ये दोनों काम करेंगे डार्क रिएक्शन में एनर्जी प्रोवाइड करने का, क्योंकि वहां पे तो सनलाइट होगी ही नहीं, है ना। To summarize, light energy is converted to chemical energy and is trapped in ATP and NADPH molecule during the light reaction। अब लाइट रिएक्शन में क्या हुआ भाई, कि हमारी जो लाइट एनर्जी थी, पहले क्या हुआ कि क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, लाइट को एब्जॉर्ब करा, एक्टिवेट हुआ, ठीक है।
अब उसके बाद वो एक्टिवेट होने के बाद उसने क्या किया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर किया, वाटर को तोड़ दिया, H2O को तोड़ दिया, H2O को तोड़ दिया किसमें, H+ और OH- में। इसमें क्या निकला, इसमें हम लोगों ने देखा था कि इसमें हमारा ऑक्सीजन भी निकल रहा था, अभी पूरी 2 सम अप करके रिएक्शंस बनाई थी। देन इसके बाद हुआ हमारा क्या, इसके बाद हुआ हमारा ये हो गया, इसके बाद जो हमारा NADP है, NADP उसने क्या करा, उसने इलेक्ट्रॉन और H+ को ऐड करा और क्या बनाया, NADPH, मतलब रिड्यूस फॉर्म में अपने आप को बनाया NADPH। और फोटोलिसिस में क्या हुआ, फोटोफॉस्फोराइलेशन में हुआ जो हमारा ADP था, जो हमारा ADP था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ADP इज कन्वर्टेड इनटू, मतलब इसमें फॉस्फेट लगा और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा, ये ATP बन गया। तो ये तो हो गई 4 प्रोसेसेस, ये चारों प्रोसेसेस भाई पूरे खत्म हो गए, ठीक है। दिस केमिकल रिएक्शन इज फाइनली स्टोर्ड इन द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हेन ATP एंड NADPH आर यूटिलाइज्ड इन द डार्क रिएक्शन इन रिड्यूसिंग CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। अब CO2 क्या होगा, रिड्यूस होगा कार्बोहाइड्रेट में, कार्ब्स में, किस में रिड्यूस होगा, कार्ब्स में, ठीक है। अब ये ATP और NADPH ही वहां पे यूज आएगा, उसका ही वहां पे यूज आएगा, ATP और NADPH का। चलो डार्क रिएक्शंस पे आते हैं। डार्क रिएक्शन क्या है, ये लाइट इंडिपेंडेंट है, इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन, ठीक। ये स्लोअर है, जो लाइट रिएक्शन हो रही है उससे स्लो है ना। और ये कहाँ पे हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है, कहाँ पे हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है, और वो कहाँ हो रही थी, ग्रेना में हो रही थी, ठीक। The reaction takes place in this process were explained by Calvin and his co-workers। तो कैल्विन और उनके co-workers ने इसमें जो रिएक्शंस हो रही है उनको एक्सप्लेन किया था, इसीलिए उनको बोलते हैं कैल्विन साइकिल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल, ठीक है। इसीलिए इन रिएक्शंस को कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। द डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 मेजर स्टेप, 3 मेजर स्टेप्स में हो रहा है। क्या हो रहा है, पहले फिक्सेशन ऑफ CO2, पहले क्या हो रहा है, CO2 फिक्स हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बाय द लीव्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कंबाइंस विद अ 5 कार्बन शुगर, हमारे किससे कंबाइन हो रही है, 5 कार्बन शुगर, दैट इज राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, किससे, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट से कंबाइन हो रही है हमारी क्या, CO2, और फॉर्म कर रही है 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज ग्लाइसरिक, और फॉर्म कर रही है 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, PGA। क्या बना रही है, PGA बना रही है, RUBP से कंबाइन होके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, PGA बना रही है 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक। PGA thus form in the first stable product of कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, पहला स्टेबल प्रोडक्ट है PGA जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से बनता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ शुगर, अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है फर्स्ट स्टेप में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि क्या है, 6 कार्बन की शुगर है, जो कि क्या है, 6 कार्बन की शुगर है। एंड द प्रोसेस NADP एंड ATP formed in the light reaction are used up, और इस प्रोसेस में जो NADPH है और ATP बना था लाइट रिएक्शन में, वो क्या हो जाएगा, यूज किया जाएगा, ठीक। फिर थर्ड स्टेप आता है रीजनरेशन ऑफ RUBP, अब जो हमारा RUBP है वो दोबारा से रीजनरेट होगा। इन द थर्ड स्टेप द रिमेनिंग PGA क्या हुआ, जो बचा हुआ है वो अंडरगो आ जाएगा अलग अलग सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में और बनाएगा RUBP, क्या बनाएगा, RUBP, राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट, ठीक। द एंटायर डार्क रिएक्शन ऑपरेट इन अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, एक के बाद और कोई सीरीज है, ठीक। ईच कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम, कोई ना कोई एंजाइम इसमें यूज होगा, हम लोग को नहीं पढ़ने कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, ठीक। दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन द साइक्लिक मैनर प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज एंड रीजनरेटिंग RUBP। तो हमारा क्या बना रहे हैं, RUBP बना रहे हैं, विच लेटर कंबाइंस विद द yet another molecule of CO2 and to start the Calvin cycle again। अब कैल्विन साइकिल को अगेन स्टार्ट करने के लिए वही RUBP है, फिर कैल्विन साइकिल उससे बनेंगे। देखो क्या हुआ, CO2 था, CO2 और RUBP,
पूरी डार्क रिएक्शन लिख रही हूँ, RuBP कंबाइन हुए, क्या बनाया, PGA बनाया। ये PGA ने, इस PGA ने क्या करा, NADP को यूज करा, NADP और उसको यूज करा और हमारा बनाया NADP, NADPH एंड ATP को यूज करा और बनाया हमारा ग्लूकोज 6,6H12O6। ठीक, अब ये जो PGA है जो बचा हुआ है वो किसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और वापस से बना देगा हमारा RuBP, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो ये हो गए 3 प्रोसेसेस डार्क रिएक्शन के। लाइट रिएक्शन के हो गए, लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, पहले क्लोरोफिल ने एनर्जी को ट्रैप किया, एक्साइट हुआ, फिर वो जो एनर्जी ट्रैप थी उसने क्या करा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर करा, वाटर को तोड़ा, उसमें से ऑक्सीजन लिबरेट हुई, फिर उसमें क्या हुआ, जो हमारा NADPH था, NADP था, उसने रिड्यूस करा अपने आप को, NADPH बनाया, और हमारा जो ADP था उसने क्या बनाया, फॉस्फेट से कंबाइन होके ATP बनाया। तो NADPH और ATP कहाँ यूज हो रहा है, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन के कौन से वाले प्रोसेस में, जिसमें PGA से क्या बन रहा है, हमारा ग्लूकोज बन रहा है। देखो अल्टीमेटली ग्लूकोज बन गया, कहाँ बना, डार्क रिएक्शन में बना है ग्लूकोज, लाइट रिएक्शन में नहीं बना। ठीक, अब एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज, ग्लूकोज बना भाई, ऑक्सीजन बना और वाटर बना, वाटर वो वाले में दिखाया था 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, वो वाली रिएक्शन से। ठीक, ग्लूकोज इज ईदर इमीडिएटली यूटिलाइज बाय द सेल, या तो तुरंत ही यूटिलाइज हो जाएंगे या तो स्टोर हो जाएंगे किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, और स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज and used in the synthesis of complex molecule like protein and fats। और इन्हीं से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, इन्हीं से फैट्स बनेंगे और ये हमारे यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक, a small fraction of oxygen produced during photosynthesis may be used by the plant for respiration while the major portion of it diffuses out through the stomata into the atmosphere। जितना ऑक्सीजन बन रहा है उसमें से थोड़ा शायद प्लांट्स यूज कर ले, बाकी क्या होगा, पूरा वापस डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में बी रीयूज्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो वाटर बन रहा है वो कहाँ यूज हो जाएगा, वापस से प्लांट्स यूज कर लेंगे, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, अब कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू स्टार्च, अब क्या करना है, स्टार्च, ग्लूकोज से स्टार्च बनाना है। ग्लूकोज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कन्वर्टेड टू अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक सुक्रोज, जिसको हम लोग केन शुगर बोलते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, एंड स्टोर्ड बाय द प्लांट इन देयर स्टोरेज ऑर्गन। तो स्टोरेज ऑर्गन में स्टोर्ड हो जाएंगे ग्लूकोज के, सुक्रोज के फॉर्म में, और हमारा स्टार्च के फॉर्म में, सेलुलोज के फॉर्म में, तो ये स्टोर्ड हो जाएंगे। ठीक, सुक्रोज इज द चीफ रिजर्व फूड मटेरियल इन द शुगर केन एंड शुगर बीट। जो शुगर बीट है और शुगर केन है उसमें जो हमारा सुक्रोज होता है वो मेन रिजर्व फूड होता है। ठीक, इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दैट इज 6 कार्बन शुगर सिमिलर टू ग्लूकोज। दोनों का स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, तो वो दोनों कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, सुक्रोज बनाएंगे। Starch is the most common storage product of plant and is formed by the joining of together of several glucose molecules। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना देंगे, स्टार्च बना देंगे। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट एंड मेज आर रिच इन स्टार्च। पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, इसमें क्या होता है, स्टार्च ज्यादा होता है। अब हमारे अडेप्टेशन क्या है एक प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए, पहले अगर अडेप्टेशन की बात करें तो जो अगर लीफ थिन होंगी उसकी वजह से क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज इजीली हो जाएगा। द thinness of leaf so that gases can diffuse in and out of quickly। तो जल्दी से अंदर बाहर कर सकें गैस, इसलिए लीफ अगर पतली हुई तो काम चल जाएगा। A large surface area of leaf to minimize light absorption। अगर लीफ का सरफेस एरिया बड़ा हुआ तो लाइट अब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। और अगर थिन लेयर हुई वैक्स की, क्यूटिकल की थिन लेयर हुई तो भी क्या हो जाएगा, हमारा पानी ज्यादा इवेपोरेट टू रिड्यूस इवेपोरेशन फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ अ लीफ। ठीक,
rich network of xylem fiber to deliver water and minerals, and phloem fiber remove the product of photosynthesis mainly as sucrose. This vascular type also give the leaf more rigidity. अगर ज़्यादा हमारे क्या होंगे, xylem fiber होंगे, rich network होगा xylem fibers का, phloem fibers का, जिससे कि जितना पानी चाहिए वो मिल रहा है और जो फूड बन रहा है वो जा रहा है, ठीक है, जिससे कि हमारी क्या होगी, लीफ भी क्या हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी. द पैलिसेड सेल्स आर डीप एंड टाइटली पैक्ड. तो पैलिसेड सेल्स कहाँ होते हैं, जो हमारे मीजोफिल्स होते हैं, मतलब जो हमारे लीफ के सेल्स होते हैं उनमें पैलिसेड सेल्स होते हैं, तो वो टाइटली पैक्ड होंगे, डीप होंगे. द क्लोरोप्लास्ट विद इन देम कैन मूव सो दैट all have the chance to obtain all the light they need. तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, मूव करता रहता है जिससे कि हर किसी को अपना चांस मिले. फिर न्यूमरस स्टोमेटा guard cells surrounding pores called stomata opens during day to allow carbon dioxide in and close at night to reduce water loss. तो भाई बहुत सारे स्टोमेटाज होने चाहिए जिससे की वजह से क्या हो कि कार्बन डाइऑक्साइड दिन के टाइम जल्दी आए, मतलब अंदर आती जाए, फूड बनता जाए, और रात के टाइम वो क्लोज हो जाए, ठीक है. लूजली पैक्ड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, लीफ के सेल्स जो हों लूजली पैक्ड हों, creating air space, making gas exchange more efficient between the atmosphere and the palisade cells. तो palisade cells और atmosphere के बीच में gaseous exchange आराम से हो, इसलिए जो हमारे mesophil cells हैं, मतलब leaves के जो cells हैं वो loosely packed हो. The air space also trap a little carbon dioxide, allowing some photosynthesis even when the stomatas are closed. और वो जो हमारे एयर स्पेस है उसमें क्या हो, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड हो, जब तब भी काम करे जब हमारे स्टोमेटा क्या हो, क्लोज हो, इसलिए, ठीक है. अब कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं भाई फोटोसिंथेसिस को, तो अगर फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें तो एक्सटर्नल होंगे, इंटरनल होंगे. एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो गया, लाइट. अगर radiant energy of light is an important factor in 3 aspects, that is intensity, quality and duration. कितनी इंटेंसिटी से है, कितनी ज़्यादा क्वालिटी है उसमें, और हमारे कितनी देर तक है वो, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. About 0.2 to 1% of the total solar radiation is utilized in the photosynthesis. जितनी भी टोटल सोलर रेडिएशंस आ रही है उसमें 0.2 से लेकर 1% तक क्या इसमें यूटिलाइज हो रही है, फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है. Within limits, increase in the light intensity increases the rate of photosynthesis. जितना ज़्यादा लाइट एनर्जी आएगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा. At very high light intensity, the photosynthesis apparatus may get damaged. और ये भी हो सकता है कि भाई जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो जो हमारे फोटोसिंथेसिस करने वाले apparatus हैं वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सोलराइजेशन. इसी को क्या बोलते हैं, सोलराइजेशन बोलते हैं. फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइट क्वालिटी. अब लाइट की क्वालिटी अच्छी है, मतलब ब्लू एंड रेड लाइट रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर मोस्ट इफेक्टिव. तो ब्लू और रेड रीजन क्या है, बहुत इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए. ग्रीन वाला लीस्ट है. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई ड्यूरेशन ऑफ लाइट के. देन आता है टेम्परेचर पे. टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर रेंज ओवर विच प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसिस इज वेरी वाइड. बहुत बड़ी रेंज है भाई. Certain bacteria can photosynthesize even at 70 डिग्री. कुछ बैक्टीरिया जो 70 डिग्री पे भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, और कुछ कॉनिफरस ट्रीज हैं जो फोटोसिंथेसिस किस में कर लेते हैं, -6 डिग्री में भी कर लेते हैं. समझ रहे हो कहाँ से कहाँ जा रही है, 70 डिग्री से -6 डिग्री जा रही है, कितना दूर जा रही है. बिलो ऑल्दो एट मच स्लोअर रेट. तो रेट क्या होगा, स्लोअर होगा पर हो जाएगा. द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस स्टेटेड टू बी 35 डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन द टेम्परेचर रेंज 5 to 35. तो ऑप्टिमम माना गया 35 डिग्री सेल्सियस और रेंज मानी गई है 0 से 35 डिग्री सेल्सियस तक. द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज में डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. अब अगर टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. प्रोवाइडिंग लाइट एंड CO2 आर अवेलेबल इन द प्लांटिंग.
तो लाइट और CO2 प्लेंटी में पास प्रेजेंट टेंस लिए वो आराम से हो जाएगा। देन CO2 की बात करें, इफ लाइट एंड इंटेंसिटी इज गुड एंड द टेम्परेचर इज ऑप्टिमम, लाइट इंटेंसिटी क्या है, गुड है, टेम्परेचर भी क्या ऑप्टिमम है, मतलब 35 डिग्री के आसपास है, देन इंक्रीज इन CO2 कंसेंट्रेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज हुआ तो फोटोसिंथेसिस का भी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन वाटर की बात करें, वो अंडर नॉर्मल कंडीशन वाटर हैज नो डायरेक्ट बियरिंग ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, बट if the water supply is poor then a decrease in photosynthesis has been observed। ऐसे तो नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, बट अगर वाटर क्वांटिटी कम हुई, वाटर सप्लाई कम हुआ तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो क्लोरोफिल हो गया, डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम कॉजेज लॉस ऑफ क्लोरोफिल। तो अगर डिफिशियंसी है मैग्नीशियम की तो क्या होगा, क्लोरोफिल लूज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, लीव्स जो होंगी वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी। देन लीफ का स्ट्रक्चर, अगर साइज ज़्यादा है, द साइज ऑफ लीफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा एंड थिकनेस ऑफ क्यूटिकल्स influences the amount of CO2 and light entering the leaf, hence affect the rate of photosynthesis। अब देखो क्यूटिकल्स की लेयर कम है और क्या बोलते हैं स्टोमेटास ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाएगा उसका रेट। शुगर एंड स्टार्च, एक्यूमुलेशन ऑफ शुगर एंड स्टार्च रिड्यूसेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर एक ही जगह एक्यूमुलेट हो रहा है भाई शुगर और स्टार्च तो हमारा फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म आल्सो रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है अगर वो डिहाइड्रेट होगा तो उसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो चैप्टर तो खत्म हो गया है भाई, बहुत ही इजी चैप्टर था, है ना, और आई होप तुमको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।